नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। आप अपनी टैक्स की सही देनदारी समझे और टैक्स बचाने का सही तरीका, यही है टैक्स गुरु का मिशन। आपकी टैक्स की टेंशन को कम करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स टैक्स के हर पहलू को आपके लिए सिंप्लीफाई करते हैं। आपकी बात होती है देश के चुनिंदा टैक्स एक्सपर्ट से, जो हमारे साथ आपके लिए केवल आपके टैक्स को नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि टैक्स के कठिन नियमों को एकदम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। और आज आपको और मुझे, हम दोनों को टैक्स समझाने के लिए मेरे साथ है टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। वेलकम टू द शो शरद जी। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, हम शरद जी के सामने वो सारे सवाल आपके रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं आज के शो में खास वो टॉपिक्स जिन पर होगी लंबी बात। तो लंबी बात हम करने वाले हैं ITAT यानी इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल के उस फैसले के बारे में, जिसके जरिए आपको होने वाला है फायदा। जी हाँ, अगर आप 2 मकान भी बेचते हैं तब भी कैपिटल गेन टैक्स में किस तरह का फायदा होगा समझने वाले हैं। जब नॉन रिलेटिव से 50,000 से ज्यादा की राशि गिफ्ट में मिलती है तो टैक्स लायबिलिटी का आपको कैसे रखना है ख्याल, इस पर होगी बात। और समझेंगे सेक्शन 80U के तहत दिव्यांगों को मिलने वाली टैक्स छूट के दायरे में कौन सी बीमारियां कवर होती है। लेकिन शो की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करते हैं। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल का एक अहम फैसला इस हफ्ते आया है और ये समझना इसलिए जरूरी है, माफ कीजिएगा इस हफ्ते नहीं पिछले हफ्ते आया है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपके फायदे की बात छुपी हुई है। सेक्शन 54 के तहत कैपिटल गेन को आप 2 घरों में 2 करोड़ का कैपिटल गेन जो है जिंदगी में एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 करोड़ की लिमिट है, लेकिन अब आप जब 2 घर बेचेंगे तब भी आपको इसका फायदा मिलेगा और यही आज शरद हमें समझाने वाले हैं। शरद, सेक्शन 54 सब जानना चाहते हैं, सब फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है, ट्राइब्यूनल का ये फैसला कह रहा है कि आप 2 मकान बेचें और इसके बदले में आप 1 मकान भी खरीदेंगे उस कैपिटल गेन से तो आपको फायदा मिलेगा। जी हाँ प्रियंका, हुआ क्या कि मुंबई में एक विपिन सागर जी थे जिनका ये केस था और ये बहुत दिनों से अटकल लग रही थी कि सेक्शन 54 में 1 घर बेच के, और बजट ने अभी हमें 2 लेने की इजाजत दी, 1 के बदले 2। अब कश्मकश हो रही थी, लीगल बैटल चल रही थी, मामला ट्राइब्यूनल तक पहुंचा तो ट्राइब्यूनल ने कहा कि साहब ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है सेक्शन 54 में कि आप 1 घर बेच के 2 ले सकते हैं। पहले उस समय 1 घर बेच के 1 ले सकते थे, बजट में अभी 2 कर दिया गया। तो ट्राइब्यूनल की ये बात में जान थी और ट्राइब्यूनल को ये लगा कि ऐसा नहीं है कि आप 1 ही घर बेच के और 2 घर ले सकते हैं या 1 घर ले सकते हैं। तो अब 1 के बदले 2, 2 के बदले 2, 3 के बदले 2, 4 के बदले 2। उसमें यह कहा गया कि आपके जितने मर्जी आप घर बेचे, आपका जो लेने का है उसके ऊपर 1 था, अब बजट के बाद 2 कर दिया गया है। तो इसलिए आप बेफिक्र होके हमारे दर्शक जो है, करदाता जो है, जितने मर्जी घर बेचें और उसके बदले में 2 घर तक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। जी हाँ, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेक्शन 54 जैसा कि प्रियंका आपको मालूम है कि खाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ही आज्ञा देता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के एवज में ही आपको सेक्शन 54 का फायदा मिलेगा। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से AK दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते मिस्टर दास, कैसे हैं आप, कैसे मदद करें, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल जो है मैडम, उसमें जो मैं परचेसिंग डेट है मेरा प्रॉपर्टी का, हाँ जी, तो फरवरी महीना 2002 का। हाँ जी, टोटल परचेसिंग है 4,02,000। अच्छा, है ना। एंड जो है इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ था, मैंने इन्वेस्ट किया था 2005 के अप्रैल महीना में 1,10,000 का। ठीक है। एंड जून महीना 2009 में 70,000 का। अच्छा, ठीक है। अब मैंने इसे सेल किया 23,60,000 जनवरी ऑफ 2019। ठीक है। तो अब मुझे कैपिटल गेन बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, और 2 बार मैंने इन्वेस्ट किया उसमें, उसकी बेनिफिट मिलेगा क्या? तो सारे नोट कर लिए आपने शरद? हाँ, काफी सारे नंबर्स दास साहब ने हमें दिया है और शरद कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्रीदर भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपके सवाल के टाइम मैंने आपका चुपचाप पेन उठा लिया था प्रियंका, और पेन उठा के मैं नोट कर रहा था कि क्या क्या नंबर्स दास साहब बता रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है प्रियंका कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे कैलकुलेशन भी कराना चाहते हैं, खाली टैक्स को सिंपल नहीं पूरा कैलकुलेट करते हैं। दास साहब, हम नोट कर रहे थे आपका जो टोटल खरीदा 23,60,000 का, तो आपको पता होगा इंडेक्स कॉस्ट लगती है, परचेज पे इंडेक्स कॉस्ट करके मैंने निकाला 11,27,000 आ जाता है। जो आपने इंप्रूवमेंट किया, 2 इंप्रूवमेंट्स पे 2,63,248, 1,32,432। टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका आता है वो 8,36,000
₹970 मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आता है, जिसके ऊपर आपको नोट कर लीजिए ध्यान से, आपका टोटल टैक्स आ रहा है ₹1,67,394। ये आपको टैक्स देना है। आप चाहें तो इसको बचा भी सकते हैं। आपको पता होगा कि आप सेक्शन 54 के अंतर्गत इन्वेस्ट करके नया मकान ले सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे 54 EC के अंदर प्रियंका ये बॉन्ड्स भी ले सकते हैं 6 महीने के अंदर। तो दास साहब या तो टैक्स जमा करिए या हमने तरीके बताए, इसको पूरा बचा जाइए। चलिए, तो शरद जी ने आपके लिए पूरा कैलकुलेट करके बता दिया। 1,67,394 का टैक्स की देनदारी बचाने के रास्ते भी आपके सामने हैं। मुंबई से ललित सिदानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित जी नमस्ते, कैसे मदद करें आपकी, पूछिए अपना सवाल। इंटरडे ट्रेडिंग में मुझे जो कई जगह पे प्रॉफिट हुआ, कई जगह पे लॉस हुआ, हाँ जी। तो ये इनकम टैक्स डिक्लेयर करते वक्त कैसे डिक्लेयर करना है, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग कैसे बताए, तो कैन यू गाइड मी? हाँ ललित जी, देखिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो स्पेकुलेशन बिजनेस में आता है और इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है। पीछे भी प्रियंका बहुत डिस्कशन होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या कैपिटल गेन है या वो बिजनेस इनकम है। तो ललित जी, जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि ये प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आता है। आपको पता ही होगा इनकम के 5 सोर्सेज होते हैं, उसमें से जो PGBP जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, उसके अंतर्गत ही आता है। तो आप एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो आपका सेल हुई है वो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो खर्चे हुए हैं वो डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने आप वो नीचे प्रॉफिट या लॉस के रूप में निकल के आ जाएगा। अगला सवाल हिमाचल से है और सोलन के हैं विक्रांत अंशुमाली, जो जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो निवेश किया है वो इसका फायदा कैसे उठाए। सरकारी कर्मचारी हैं, वित्त वर्ष 2018-19 में इनकी आय 7,25,000 रुपए है, जिसमें एम्प्लॉयर के एनपीएस कंट्रीब्यूशन को इन्होंने नहीं जोड़ा है। एनपीएस में इनका और इनके एम्प्लॉयर का योगदान 65,000 रुपए है। पूछ रहे हैं क्या अपनी कुल आय में एम्प्लॉयर का हिस्सा जोड़कर ये सेक्शन 80CCD2 का फायदा क्लेम करें या इसकी जानकारी दिए बिना ही सेक्शन 80CCD2 का फायदा ले सकते हैं। और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और पीपीएफ को मिलाकर के इनकी कुल बचत जो है वो 1.5 लाख रुपए है। अलग से इन्होंने 50,000 रुपए एनपीएस में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। प्रियंका, मैं विक्रांत जी को पहले तो एक इनकी तारीफ करना चाहूंगा। इन्होंने जो एनपीएस स्कीम आई है उसका पूरा फायदा उठाया है। आपने बताया कि 80CCD1B में 1.5 लाख से ऊपर जो आप 50,000 का बेनिफिट ले रहे हैं वो तो विक्रांत जी आपको मिल ही रहा है। अब आपका प्रश्न यह है कि 80CCD2 में जो एम्प्लॉयर 65,000 कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं बेसिक प्लस डीए का 10% की लिमिटेशन होती है, वो विक्रांत जी 80C के अंतर्गत ही आता है। तो अगर आपका पीएफ, पीपीएफ और बाकी चीजें जो 80C फैमिली की होती हैं उन सबको मिला के अगर 1.5 लाख पूरा हो चुका है तो फिर तो आपको वो 80CCD2 की को अलग से डिडक्शन नहीं होती है, वो 80C के अंतर्गत जो 1.5 लाख की लिमिट होती है उसी में आती है। तो अगर वो 1.5 लाख पूरा हो चुका है तो वो आपको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, पर हाँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है एनपीएस में मानता हूं, तो आप करते जरूर रहिए, टैक्स की वजह से इसको छोड़िएगा नहीं। विक्रांत जी, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। शरद कह रहे हैं बहुत अच्छे से आपने प्लानिंग की है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने अच्छे से टैक्स बचाने की एकदम सही तरीके, आपने एकदम सही जगह निवेश करके पूरा फायदा उठा रहे हैं। वेरी गुड। और अब गुरुग्राम से विजय कुमार सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर सूद, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। टैक्स गुरु में भी पूछिए अपना सवाल। मैं पहले तो प्रियंका जी और टैक्स गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग इतने मुश्किल क्वेश्चनों के इतनी सरलता से जवाब दे देते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। बहुत अच्छा लगा सर, हमें खुशी कि हम आपकी मदद कर पाते हैं। मैं अगस्त माह में 80 साल का होने वाला हूँ। हर साल ये था कि जो सीनियर सिटीजन 80 साल से बड़े हैं, हाँ जी, उन्हें 5 लाख की रिबेट मिलती थी। हाँ जी, हाँ। अब सवाल ये है कि मेरी टोटल इनकम लगभग 9 लाख के करीब बन जाती है। हाँ जी। मैं सेविंग भी कर लेता हूँ, उसके बाद भी वो 5 लाख से ज्यादा रहती है। हाँ जी। क्या मेरे को 3.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 रुपए प्लस टैक्स देना पड़ेगा, या मेरे लिए क्योंकि मैं 80 साल क्रॉस कर जाऊंगा तो 5 लाख से तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा? सूद साहब, पहले तो प्रियंका इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और मैं इन्होंने टैक्स गुरुज के लिए, आपके लिए, प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा मैं संशोधन करके, सूद साहब लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं इसको। देखिए सूद साहब,
काश ऐसा होता। पहले तो आपको आने वाले अगस्त में जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम उम्मीद करेंगे कि आप 80 से बहुत लंबी आयु आपको भगवान दे। और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि 5 लाख की लिमिट सूद साहब अभी वहीं की वहीं है। इस बजट में कोई संशोधन नहीं किया गया। थोड़ा सा इस मामले में प्रियंका थोड़े दिल के अरमा आंसुओं में बह गए थे, पर छोटे टैक्स पेयर्स को जरूर बेनिफिट मिला था। और सूद साहब अभी इंतजार करिए, एक और बजट आने वाला है, नई सरकार जब बनेगी, जिसकी भी होगी, हो सकता है उसमें सीनियर सिटीजन के लिए कुछ निकल के आए, तो आप इंतजार करिए। अभी तो अगस्त में आप 80 के होंगे, क्या पता तब तक ये बढ़ा दी जाए। फिलहाल ये 5 लाख जैसे आप कैलकुलेट करते थे अभी वैसी की वैसी ही है। और अब मदद करते हैं हम ग्वालियर से दिनेश चंद्रा जी की। दिनेश जी जो है सेक्शन 80U पर और थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं, और इन्होंने लिस्ट भेजी है कुछ बीमारियों की, क्या ये कवर होते हैं, ये इनका सवाल। और जो लिस्ट है उसमें पैरालिसिस, मिर्गी, एपिलेप्सी और एल्बो इम्प्लांट है। क्या 80U के तहत ये कवर होंगे कि नहीं, ये है सवाल का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि क्या किसी प्राइवेट डॉक्टर से मिला सर्टिफिकेट मान्य होगा। शरद जी हाँ, देखिए ये जो बीमारियों की या डिसेबिलिटीज़ की लिस्ट है, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है प्रियंका, एक 1995 का, उसमें एक लिस्ट दी हुई है। अगर बीमारी उस लिस्ट के अंतर्गत आती है तो वो कवर होती है। उसमें आपने 3 बीमारियों का मुझे याद, डिसेबिलिटीज़ का बल्कि आपने नाम बोला है। पहले पैरालिसिस, फिर आपने एपिलेप्सी बोला, दूसरा एल्बो इम्प्लांट का। तो पैरालिसिस और एपिलेप्सी तो मुझे लग रहा है मेंटल इलनेस में आती है, और मेंटल इलनेस वहां पर कवर होती है। और एल्बो इम्प्लांट एक वहां पर लोकोमोटिव डिसऑर्डर का भी बताया गया है, या लोकोमोटिव रिस्ट्रिक्शन कोई है, तो एल्बो भी ये किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। मुझे लग रहा है एल्बो इम्प्लांट है तो इसको हाथ को मूवमेंट करने में इनको दिक्कत होती होगी, हो सकता है वो भी कवर हो जाए। मेरे हिसाब से तीनों होती हैं। आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या प्राइवेट डॉक्टर, देखिए न्यूरोलॉजी में तो जनरली अगर MD है कोई तो वो रिकग्नाइज होते हैं, पर ऐसा हम सलाह देते हैं टैक्स पेयर्स को वो किसी रिकग्नाइज मेडिकल हॉस्पिटल में जाके सर्टिफिकेट ले, जिससे कि कल को उस पर कोई डिस्प्यूट ना ले। पहले ही एक कष्ट से गुजर रहे होते हैं, हम नहीं चाहते कि आपको कोई और बाद में कुछ सिद्ध करना पड़े, तो आप एक रिकग्नाइज मेडिकल हॉस्पिटल या वैसे MD न्यूरोलॉजी में इसके लिए पूरी तरह से काबिल माने जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं कि जब नॉन रिलेटिव से मिलता है आपको गिफ्ट, और ये इसकी राशि होती है 50,000 से ज्यादा, तो टैक्स की देनदारी होगी नहीं होगी, किस सिचुएशन में नहीं होगी, यही समझने वाले हैं आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हम आपकी मदद करते हैं टैक्स को समझाने में और टैक्स बचाने में भी। गिफ्ट और टैक्स, इन दोनों का खट्टा मिट्टा रिश्ता होता है। गिफ्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इस पर टैक्स देना पड़ता है तो अखरता है। लेकिन अगर आपको रिश्तेदारों से गिफ्ट मिल रही है तो फिर टैक्स की कोई चिंता नहीं। लेकिन जब नॉन रिलेटिव से आपको 50,000 से ज्यादा की रकम की गिफ्ट मिल जाए तो क्या करें, आज यही समझने वाले हम शरद से। शरद, नॉन रिलेटिव और उनसे मिलने वाले गिफ्ट, इस पर तो टैक्स देना ही पड़ता है हमेशा। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि रिलेटिव से जब मिलता है, और प्रियंका रिलेटिव्स की डेफिनेशन बहुत वाइड है। पापा, मम्मी, भाई, भाभी, बहन और साला, सलज, नंद, भाभी, बड़ी लंबी लिस्ट है। इनसे जितना मर्जी आप लीजिए, कोई गिफ्ट टैक्स नहीं है। पर ज्यों ही इनमें से रिलेटिव कोई नहीं है, बाहर से लीजिए, तो 50,000 से ऊपर लिख जाता है। परंतु एक लैटिन में फ्रेज होता है, डोनेशियो मोर्टिस कॉजा, लैटिन का टर्म है। उसका मतलब होता है गिफ्ट इन प्रोस्पेक्ट ऑफ डेथ। मतलब मान लीजिए किसी की कोई टर्मिनल इलनेस है और उसकी मृत्यु अब नजदीक है, आने वाली है, सर्टिफाई कर देता है डॉक्टर, कोई रिकग्नाइज डॉक्टर, उनको अगर आप गिफ्ट देते हैं तो भले ही प्रियंका वो रिलेटिव ना हो, तब भी वो गिफ्ट माफ माना जाएगा, भले ही कितने ही अमाउंट का हो। तो ये एक मृत्यु से पहले एक बेनिफिट दिया गया है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई कि मान लीजिए जिसको हमने टर्मिनल इलनेस मारा, डॉक्टर ने भी सर्टिफाई कर दिया, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अब मान लीजिए वो साहब बच गए, तो फिर क्या होगा वो, तो फिर ऐसे में जो नियम ये कहता है, स्पिरिट ऑफ लॉ, कि उनको जाके उस पर टैक्स दे देना चाहिए। वरना अगर टर्मिनल इलनेस है, हम तो चाहते हैं सब लंबा जिए, पर अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रॉब्लम है और उनको गिफ्ट मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और हमारे पास एक सवाल भी ऐसा आया है हरिंदर पाल सिंह का। हरिंदर पाल सिंह जी ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई बुजुर्ग अपने नॉन रिलेटिव को रजिस्टर्ड डीड के जरिए प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो क्या गिफ्ट पाने वाले को टैक्स छूट मिल सकती है या नहीं? हरिंदर सिंह ढिल्लों का है ये सवाल। हरिंदर सिंह जी, देखिए, जिनको गिफ्ट दिया जा रहा है, जैसा कि हमने अभी बताया, अगर उनको कोई टर्मिनल इलनेस है, और बहुत सारे सवाल आते हैं प्रियंका, वो पूछते हैं कि वो बुजुर्ग हैं बहुत और उनको उनका तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो देखिए बुजुर्ग होना
कोई मृत्यु का प्रतीक नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, दर्शक हैं, ज्यादा से ज्यादा लंबी आयु जिए और हमें आशीर्वाद भी देते रहें। तो देखिए, अगर टर्मिनल इलनेस नहीं है हरिंदर पाल जी, तो फिर तो नहीं मिलेगा। वरना जो है, अगर कोई टर्मिनल इलनेस सर्टिफाइड है किसी डॉक्टर द्वारा, फिर वो जरूर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, भले ही रजिस्टर्ड डीड से किया गया, भले ही प्रॉपर्टी दी गई। हालांकि ये बता रहे हैं अपने मेल में कि वो बीमार रहते हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे टर्मिनल इलनेस है ये नहीं बता रहे, पर बीमार रहते हैं। हाँ, पर टर्मिनल इलनेस नहीं है, खाली बीमार रहते हैं। तो देखिए, उम्र के साथ प्रियंका थोड़ी बहुत बीमारी तो सभी को परेशान करती है, पर टर्मिनल इलनेस सर्टिफाइड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल डॉक्टर होनी चाहिए, तभी वो इस एग्जेम्पशन का, अब मैं फायदा, मुझे वर्ड यूज करने का मन नहीं कर रहा, पर ये एग्जेम्पशन उनको मिल जाएगी। चलिए, हम अगले सवाल का अब रुख करते हैं। जालंधर से सुशांत खुराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते सुशांत जी, कैसे मदद करें आपकी? जी नमस्कार मैम। मैं एचयूएफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने अपना एक एचयूएफ क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मेरी मिसेज है और मेरा एक बेटा है। तो मेरे को ये जनरली पूछना है कि क्या ये एचयूएफ अकॉर्डिंग टू लॉ सही है? उसका मैंने एचयूएफ का पैन कार्ड भी बना रखा है, क्या वो ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल सुशांत जी, एचयूएफ बिल्कुल सही है। आपकी सुशांत खुराना ब्रैकेट में एचयूएफ लिखिए, उसकी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपने उसका पैन कार्ड लिया हुआ है, उसका बैंक अकाउंट खोलिए, और उससे अगर आप कोई गिफ्ट ले रहे हैं तो वो गिफ्ट भी रिलेटिव्स की डेफिनेशन में, प्रियंका, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, उसमें कवर होता है। वो गिफ्ट माफ है। आपकी वाइफ, आपको पता होगा, मेंबर कहलाती हैं, आप उसके कर्ता कहलाते हैं, आपके परिवार वाले को पार्टनर्स उसमें कहलाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने वाले कि एटीसी के तहत 1.5 लाख की लिमिट पूरी होने के बाद भी टैक्स बचाने के कौन से तरीके आपके हाथ में रहते हैं। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, मेरे साथ हैं आज टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए श्रीधरन जी के सवाल को शामिल करेंगे। और श्रीधरन सरकारी कर्मचारी हैं, मई 2019 में रिटायर हो रहे हैं। इनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। इन्होंने सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट का पूरा इस्तेमाल कर लिया है। अब जानना चाहते हैं कि इनके पास कोई हाउसिंग लोन नहीं है, क्या टैक्स की देनदारी को कम करने के लिए कुछ और निवेश कर सकते हैं श्रीधरन? तो श्रीधरन जी, देखिए, आपके पास अभी ऑप्शंस है। ज्यादातर प्रियंका ये मानते हैं कि एटीसी के बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, परंतु ऐसा है नहीं। पिक्चर अभी बाकी है टैक्स प्लानिंग की। आप 80CCT 1B के अंतर्गत 50,000 एनपीएस के अंदर करें। 80D के अंतर्गत आप 25,000 की 60 साल से पहले 25,000, 60 साल के बाद 30,000 की मेडिकल इंश्योरेंस की बेनिफिट मिलती है, पेरेंट्स के लिए अलग से मिलती है। उसके अलावा अगर आप जाएं तो 80GG में जो लोगों को HRA नहीं मिलता है, वो अपनी जेब से अगर रेंट देते हैं तो 80GG के अंतर्गत 60,000 रुपए तक साल का रेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा और हम ले हाउसिंग लोन की 80E की बेनिफिट है, जिसमें आपको जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो 8 साल तक अनलिमिटेड अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं, और 80G में डोनेशन क्लेम कर सकते हैं। तो श्रीधरन जी, कहने का मतलब यह है कि 80C पे जिंदगी खत्म नहीं होती है, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप उनको जरूर एक बार हमने जो बताया और उसको एक बार विचार करके इन्वेस्ट करें। तो बियॉन्ड 80C आप जा सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। भुवनेश्वर से निरंजन सेठी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते मिस्टर सेठी, कैसे मदद करें आपकी? क्या जानना चाहते हैं आप हमारे टैक्स एक्सपर्ट से? हेलो मैम। हेलो। नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक्चुअली मैं सैलरी होल्डर हूँ। हाँ जी। तो मेरा जो मेडिकल का जो एक्सपेंडिचर होता है, मेरा अपना भी और जो पेरेंट्स के लिए होता है, जो सीनियर सिटीजन है, जी हाँ, वो रिमर्सेबल होता है मेरे ऑफिस से। अच्छा। एम्प्लॉयर्स के से। तो क्या, लेकिन वो टैक्सेबल होता है। हाँ जी। पहले तो छूट था इस साल से, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 मिल रहा है, तो वो नॉन टैक्सेबल होता है। तो उसको क्या मैं 18D में दिखा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल निरंजन जी। अभी जो पिछले साल इस बजट में, इससे पिछले साल अगर आप बजट के ध्यान दें, उसमें अमेंडमेंट आई थी कि अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो 25,000, 30,000 की हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, 80D के अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं। पर अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आप 50,000 तक जो भी खर्च किया है डॉक्टर की कंसल्टेशन पे, फार्मेसी पे और कोई टेस्ट वगैरह कराने में कर सकते हैं। पर निरंजन जी, एक ध्यान रखना है कि उसमें कैश एक्सपेंडिचर केवल 5,000 तक अलाउड है। बाकी का जो आप खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर या अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो खर्चा किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, चेक से, क्रेडिट कार्ड वगैरह से होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप 80D में 50,000 तक उनके मेडिकल पे आप जो खर्च कर रहे हैं वो आप आराम से क्लेम कर सकते हैं।
इसी के साथ धन्यवाद शरद, आपने वक्त निकाला टैक्स गुरु के लिए। टैक्स गुरु में हम लेंगे इजाजत। आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है tax@moneycontrol.com। बस सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखना ना भूलें। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।